नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य। इस चैप्टर में बेसिकली सन 700 से लेकर के 1750 के बीच में जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनके बारे में हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि नए राजवंशों का उदय किस प्रकार से हुआ। देखो, जितने भी नए राजवंशों का उदय हुआ हम उन सभी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में एक दो राजवंश दिए गए जिनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी के सारे जो इंपॉर्टेंट राजवंश हैं उनके बारे में क्लास 12th में जानकारियां दी गई हैं जो कि हम वहां पर आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहां पर हमें ये डिस्कस करने को मिलेगा कि नए राजवंशों का उदय किस प्रकार से हुआ। दूसरा पॉइंट हमें डिस्कस करने को मिलेगा कि 700 से लेकर के 1750 के बीच में राज्यों का प्रशासन किस प्रकार से चलता था, राज्य किस प्रकार से अपनी प्रशासनिक गतिविधियां करते थे। इसके अलावा सरकार जो अलग अलग क्षेत्रों में सामंत हुआ करते थे या फिर मातहत हुआ करते थे, ये किस प्रकार से कार्य किया करते थे, या फिर राजा लोग कर वगैरह कैसे वसूला करते थे, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में प्रशस्तियां जो प्राप्त हुई उनसे क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। युद्ध किस लिए हुआ करते थे, बेसिकली अधिकतर युद्ध जो हुआ करते थे वो धन के लिए होते थे, तो हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि मध्यकाल में युद्धों के पीछे का कारण क्या हुआ करता था और हमारे देश में विदेशी जो ताकतें आई उन्होंने हमारे देश में क्यों युद्ध किया। एग्जाम्पल के रूप में हम चोल राज्य को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि भाई चोल राज्य का प्रशासन कैसे, चोल राज्य में नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ, इसके बाद में यहाँ का प्रशासन कैसे चला, इसके बाद में यहाँ पर राजाओं ने किन किन नए कार्यों को किया, जिसमें हम अगर देखें तो भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था, जो कि अगर आप दक्षिण भारत की देखोगे तो ये बहुत बड़ी विशेषता में देखने को मिलती है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा मध्यकाल में सिंचाई और कृषि के लिए राजाओं ने क्या क्या कार्य किए और साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलता था दक्षिण भारत में, ये भी हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो चैप्टर काफी बड़ा है, सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम यहीं पर अभी डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही शांति के साथ में, सावधानी से। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई पूरा वीडियो देखो। अगर आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, डिसलाइक करो और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करके भी जाना। और हाँ, जिन लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे, क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 के एनसीईआरटी का आ चुका है, सभी की प्लेलिस्ट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। एंड जिन लोगों को हमारी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, नोट्स की एक तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली नोट्स को परचेस कर सकते हो। अदरवाइज हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें मिलता है नए राजवंशों का उदय, कि आखिरकार किस प्रकार से नए नए राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मिलता है 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। कहने का अर्थ यह कि 7वीं सदी तक आते आते हमारी अर्थव्यवस्था इतनी सुधर गई थी कि यहां पर जो बड़े भूस्वामी थे इनके पास में ताकत आ चुकी थी, ये अस्तित्व में आ चुके थे। अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े भूस्वामी देखने को मिलते थे। इसके अलावा योद्धा सरदार भी देखने को मिलते थे। ठीक है, जो राजा लोग थे वो क्या करते थे, प्राय उन्हें अपने मातहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अच्छा, मातहत और सामंत क्या कार्य करते थे, इनको राजा लोग क्या करते थे, जैसे सामंत है, ठीक है, तो सामंत का क्या कार्य हुआ करता था, सामंत लोगों को राजा जमीन का टुकड़ा देते थे कि भाई 500 बीघा जमीन तुम्हारी है या फिर यहां से लेकर के यहां तक का इलाका तुम्हारा है। ठीक है, इस पूरे इलाके से आप क्या करोगे, कर की वसूली करोगे। ठीक है, मान लो कि ये पूरा राज्य है तो राजा ने क्या किया कि भाई इतना इलाका एक सामंत का है। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी कर प्राप्त होगा, जितना भी राजस्व प्राप्त होगा, वो सारा का सारा कर, सारा का सारा राजस्व सामंत अपने पास रखेगा। ठीक है, अब इसके बदले में क्या करना होगा, सामंत अपने पास में सेना रखेगा। ठीक है, और जो यहाँ से राजस्व प्राप्त होगा उसी राजस्व से सेना का खर्चा पूरा उठाएगा, घोड़े लाएगा, हथियार लाएगा, सैनिकों को वेतन देगा, अपना खर्चा चलाएगा, पूरा का पूरा काम इतने इलाके से।
और सेना भी तय करते थे कि भाई आप इतना इलाका ले रहे हो, अर्थात आपके पास में इतनी सेना होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सामंत एक राजा के अंडर में हुआ करते थे। अगर आप देखोगे बहुत बड़ा इलाका किसी एक के अंडर में नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर बहुत बड़ा इलाका किसी एक ही सामंत को दे दोगे तो वो सामंत की ताकत ज़्यादा हो जाएगी और वो फिर राजा के विरोध में आ जाएगा, ठीक है, बगावत कर देते थे। ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हाँ, जो सामंत अपने पास में सेना रखते थे, राजा को जब भी आवश्यकता पड़ती थी सामंत वो सेना राजा को भेजते थे कि भाई आप ये सेना ले जाओ और युद्ध लड़ो जाकर के, ठीक है। इस प्रकार से सामंत कार्य करते थे। तो जैसे जैसे 7वीं सदी में समय बदला, 7वीं सदी तक आते आते जो योद्धा सरदार थे ये अस्तित्व में आ चुके थे और राजा लोग इन्हें ही अपने सामंत या फिर मातहत के रूप में मान्यता देते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर जो सामंत थे ये अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, ठीक है। महामंडलेश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है पूरे मंडल का स्वामी। अब इसी से आपको पता चल जाता होगा कि आखिरकार बगावत कर देते थे। कभी कभी ये क्या करते थे, अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी प्रयास करते थे। ये कहते थे कि भाई अब हम जो हैं, हमारे पास में सत्ता और संपदा ज़्यादा आ गई है, हमारे पास में ताकत ज़्यादा आ गई है और अब हम राजा के अधीन नहीं रहेंगे, ठीक है। अब राजा हमारे अधीन रहे। जैसे कि भाई आप किसी टीम में हो, ठीक है, और उस टीम में आप सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन जाओ, ठीक है, आपके पास में सबसे बेहतरीन स्किल आ जाए, आपके पास में पैसा आ जाए, आपके पास में पावर आ जाए, सबसे अधिक अच्छे आइडिया आप वहाँ पर ला सको, तो आप चाहोगे कि भाई उस टीम के कैप्टन आप बनो, ठीक है। इसी तरह से जब ये सामंत या फिर मातहत ज़्यादा सत्ता और संपदा हासिल कर लेते थे तो ये अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे और अपने आप को अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा करते थे, ठीक है। इस तरह का एक एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है दक्कन के राष्ट्रकूटों का, ठीक है। दक्कन के राष्ट्रकूट जो थे वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, ठीक है। 8वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान जिसका नाम था दंती दुर्ग, ठीक है, इसने क्या किया, इसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। इसने कहा कि भाई अभी तक तो हम अपने चालुक्य राजा के अधीन थे लेकिन अब हम अधीन नहीं रह पाएंगे। इसके बाद में उससे युद्ध किया और उसे हराया, ठीक है, इनको चालुक्य राजा को हरा दिया। हराने के बाद में हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान की खासियत ये होती है कि जब भी यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता है तो ये माना जाता होगा यहाँ पर, तो ये माना जाता था कि इससे याचक यानी कि जो भी व्यक्ति हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाता था वो जन्मान यानी कि जन्म से क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा, यानी कि वो क्षत्रिय बन जाता था, ठीक है। इस अनुष्ठान को ब्राह्मणों की सहायता से करवाने के बाद में वो क्षत्रिय के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता, चाहे भले वो किसी भी जाति किसी भी वर्ण से क्यों ना हो, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों की सहायता से ये अनुष्ठान करवाता था तो उसे क्षत्रिय के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती थी। तो भैया दंती दुर्ग ने क्या किया, पहले अपने चालुक्य राजाओं की अधीनता से इनकार कर दिया, फिर इनको हरा दिया। हराने के बाद में अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया। ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि किस प्रकार से नए राजवंशों का उदय हुआ। भाई ये दंती दुर्ग जो थे ये हमेशा से तो राजकुल के थे नहीं, लेकिन इन्होंने अपने आप को राजकुल में कैसे लेकर के आए, ठीक है, ये राजा कैसे बने, ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया गया, ठीक है। ये पहले क्या थे, ये पहले सामंत हुआ करते थे। इसी तरह के और एग्जाम्पल मिलते कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए, देखो उद्यमी परिवार के पुरुषों का यहाँ पर अर्थ ये निकलेगा कि भाई अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले जो परिवार थे, वहाँ के जो पुरुष थे, उन्होंने अपनी राजशाही कायम करने के लिए क्या किया, सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, ठीक है। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे और उन्होंने क्या किया, अपने परंपरागत पेशों को छोड़ दिया, शस्त्र अपना लिया और शस्त्र अपनाने के बाद में क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से नए नए राजवंशों का उदय हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट मिलता है राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था उस टाइम पर। तो इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी कि राजाओं का राजा, इसके अलावा त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों को स्वामी, इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। जो नए नए राजा बने, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कई सारी भारी भरकम उपाधियां धारण की, जिनमें से एक आपको मिलती है महाराजाधिराज की, एक मिलती है त्रिभुवन चक्रवर्ती की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी वे अपने सामंत और साथ ही साथ किसान व्यापारियों
और ब्राह्मणों के संगठन के साथ में अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। भाई देखो इन्होंने क्या किया, जो नए नए राजा बने वो राजा तो बन गए अपने मालिक से बगावत करके, उनके साथ युद्ध करके, उनको हरा करके, लेकिन और राजा बनने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपने आप को बड़ी बड़ी पदवी भी दे दी कि भाई महाराजा धीराज, यानी कि राजाओं का राजा है ये, इसने राजा को हरा करके यहाँ तक आया, अर्थात राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी है, इतने बड़े इलाके का स्वामी है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां तो धारण करनी है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपनी जो इनकी पूरे के पूरे साम्राज्य था, जो सत्ता थी, उसे अपने सामंत और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के साथ में साझेदारी भी करते थे, ठीक है। इन सभी की सहायता से ये राजा बनते थे, इन सभी की सहायता से अपने प्रशासन को चलाते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या फिर बाध्य किया जाता था। जैसे आज के टाइम पर हम देखते हैं जीएसटी चलती है, ठीक है, आज जीएसटी चलती है। पहले क्या होता था, भाई राजा को अपना भी तो खर्चा चलाना है, तो राजा अपना खर्चा चलाने के लिए क्या करता था, राजा अपना खर्चा चलाने के लिए पशुपालक, कारीगर और जो अन्य उत्पादक थे, उत्पादन करता थे, उन सभी से जितना भी वो उत्पादन करते थे उस उत्पादन का एक हिस्सा त्यागने के लिए या मनाया जाता था या फिर उनको बाध्य किया जाता था कि भाई आपको अपने उत्पादन का एक हिस्सा जो भी राजा तय करते थे उसे त्यागना होता था, ठीक है। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला भी जाता था और प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, यानी जो भी व्यक्ति ये लगान प्राप्त करता था, ये लगान वसूलता था, उसे भूस्वामी कहा जाता था, ठीक है। वो अपने आप को भूस्वामी कहता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, जो व्यापारी हुआ करते थे वो भी राजस्व वसूली किया करते थे, ठीक है। एक मिनट, व्यापारियों से भी राजस्व वसूला जाता, जो व्यापारी होते थे उनसे राजस्व वसूला जाता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, ठीक है। अगर आप तमिलनाडु में जाओगे तो वहाँ पर चोल वंश का जो राज था, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तो चोल वंश के अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द थे, जिनमें से कुछ को एग्जाम्पल के रूप में हम लेकर के आए हैं। सबसे अधिक उल्लिखित था बेटी, जो नकद कर की बजाय जबरन सम के रूप में लिया जाता था, ठीक है। जैसे कि कुम्हार है, ठीक है, तो कुम्हार को महीने में 1 दिन राजा के लिए काम करना होगा, ठीक है। बढ़ई है तो उसको भी 1 दिन काम करना होगा, सुनार है उसको भी 1 दिन काम करना होगा, तो ये बेटी करता। इसके अलावा एक है कदमाई, ठीक है, ये भू राजस्व वाला करता। मकान या फिर छाजन डालने के लिए, मकान पर छाजन डालने वाला करता है, ठीक है। जैसे कि आपने मकान बनाया और मकान के ऊपर अगर आपको छत डालनी है तो आपको कर देना होगा, ठीक है। इसके अलावा खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। अगर आपको खजूर या फिर ताड़ के पेड़ पर चढ़ना है, भाई उस टाइम पर इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर मशीनें वगैरह थी नहीं। इसके अलावा इनके फल गाँव क्षेत्र में ज़्यादा खाए जाते थे। आज भी गाँव क्षेत्र में खजूर ज़्यादा खाया जाता है, ताड़ ज़्यादा खाया जाता है, ताड़ी बहुत पी जाती है, ठीक है। एक ब्लॉगर अभी आया था, उसने क्या किया, ताड़ के फल का वीडियो बनाकर डाल दिया, और पहले इस फल को पूछा नहीं जाता था। जब से उसने वीडियो बना के डाला फूड ब्लॉगर ने, तब से वो फल बहुत महंगा बिकने लगा, ठीक है, 60-70 रुपए किलो बिकने लगा, ठीक है, ऐसा फल बिकने लगा। और अभी तक उसे कोई जानता भी नहीं था कोई कि ये फल भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के टाइम भी इनकी पॉपुलैरिटी, उस टाइम भी बहुत पॉपुलैरिटी थी। उस टाइम पर गांव में बेसिकली ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुआ करती थी। तो अगर आपको ताड़ के पेड़ पर चढ़ना है, खजूर के पेड़ पर चढ़ना है, तो सीढ़ी का इस्तेमाल करना होगा। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए अगर आपके पिताजी के पास में कोई ज़मीन है, जायदाद है, या फिर सोना चांदी है, या फिर जो भी संपत्ति है, पारिवारिक संपत्ति है, अगर आपको उसका उत्तराधिकार हासिल करना है तो उसके लिए भी आपको कर देना होगा। उसके लिए एक अलग से कर होता था, ठीक है। ये कई इसी प्रकार से 400 से ज़्यादा करों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी कि भैया गांव में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली परिवार होगा वो राजस्व वसूली का कार्य करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी आम नागरिक को, जो गरीब है, ठीक है, फिर जो छोटा आदमी है, अगर उसको ही वसूली का कार्य दिया जाता था तो वो व्यक्ति इतने अच्छे ढंग से ये कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो किसी बड़े आदमी के पास जाएगा तो उसके सामने डर जाएगा, उससे नहीं मांग पाएगा, और बड़ा आदमी सबसे मांग लेगा। तो जो पावरफुल लोग होते थे उनसे राजस्व वसूली का काम उनको दिया जाता था। प्रायः वंश परंपरा के अनुसार ये सारे के सारे काम चलते थे राजस्व वसूली के, ठीक है। सेना में भी ऐसा ही होता था, ठीक है। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर बैठे रहते थे। राजा के जो निकट संबंधी होते थे वो सेना में इन्हीं ओहदों पर बैठे रहते थे। प्रस्तियाँ और भूमि अनुदान, इसको भी समझो।
प्रशस्तियाँ हमें ऐसे ब्यौरे, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। जो प्रशस्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसनात्मक वर्णन, ठीक है। तो जितनी, जैसे कि हमें एक समुद्रगुप्त प्रशस्ति प्राप्त होती है जिसके बारे में हमने क्लास 6 में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा हमें और भी कई सारे लोगों की प्रशस्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो प्रशस्तियों में किसी, जैसे कि भाई आपकी प्रशस्ति है तो उस प्रशस्ति में आपके बारे में प्रशंसनात्मक वर्णन दिया जाएगा। तो जो भी प्रशस्तियां हमें प्राप्त हुई हैं ये हो सकता है कि भाई शब्द सा सत्य ना भी हो, ठीक है, क्योंकि भाई किसी के भी बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं हो सकती है, ठीक है। हम मानते हैं कि भाई कोई व्यक्ति सही भी करता है, गलत भी करता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन केवल सही होना, ठीक है, वो एक अलग बात हो जाती है। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा तो केवल भगवान ही फिर हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रशस्तियाँ, जो प्रशस्तियाँ होती है उसमें प्रशंसात्मक वर्णन दिया जाता है। हो सकता है कि ये शब्दशः सत्य नहीं भी हो, लेकिन प्रशस्तियों से हमें ये पता चलता है कि भाई शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, ठीक है। ये मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में, हाँ, जो शासक हैं, जितनी प्रशस्तियाँ हमको प्राप्त हुई उससे पता चलता है कि शासक उस टाइम के अपने आप को सूरवीर और विजयी योद्धा के रूप में दर्शाना ज़्यादा पसंद करते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई जितनी प्रशस्तियां रची गई, इनको, इनके जो रचनाकार थे अधिकतर विद्वान ब्राह्मण ही हुआ करते थे, जो अक्सर प्रशासन में मदद किया करते थे। और राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत किया करते थे। भाई जब राजा के बारे में ब्राह्मण अच्छी अच्छी प्रशस्तियां लिखा करते थे तो उसके बदले राजा लोग क्या करते थे, उनको भूमि अनुदान में देते, यानी कि भूमि का दान उनको किया करते थे। ये ताम्र पत्र पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, ठीक है। जिसे ये भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूल सकता था। सपोज दैट कि भाई आप एक ब्राह्मण हो, ठीक है, आपने क्या किया, ये राजा जी यहाँ पर बैठे हैं, आपने राजा के बारे में एक प्रशंसात्मक वर्णन लिखा जिसे प्रशस्ति नाम दिया गया और आपने वो राजा को दी, एक प्रशस्ति राजा को दी, ठीक है। अब क्या होगा, राजा ने देखा आपने बहुत अच्छा राजा के बारे में लिखा, ठीक है, तो राजा क्या करता था, उस प्रशस्ति के बदले उसको, यानी कि आपको जमीन दान में देगा, भूमि दान में देगा। और उस जमीन को दान में देते समय आपको तांबे के, ठीक है, क्या कहा जाए, तांबे के पत्र पर, जैसे कि तांबे का पत्र ये बना हुआ, ठीक है, ऐसे पत्र पर लिख करके देगा, ठीक है, लिख करके दिया जाता कि ये जमीन आपको दान में दी जा रही है और उस जमीन से आप कर वगैरह वसूल सकते थे। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है। ये अगर आप देखोगे, ये 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दी गई भूमि अनुदान का उल्लेख है इसमें, ठीक है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो ये बतलाने के लिए है कि एक प्रमाणित दस्तावेज है, ठीक है। तो ये मतलब इनके ऊपर राजसी मोहर भी लगी हुई है जो कि प्रमाणित करती थी कि भाई ये एक राजसी दस्तावेज है। नहीं तो भाई अगर मोहर नहीं लगाएंगे तो कोई भी इस प्रकार की प्रशस्ति बना लेगा, ठीक है, मतलब ऐसी ताम्र पत्र बना लेगा और अपने आप को कहेगा कि भाई ये ज़मीन हमारी है। 12वीं सदी का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। 12वीं सदी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई थी जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज था। इसे कल्हण नाम के एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हण ने अपनी वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, ठीक है, कर्ण ने अपने वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भी वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी का ये एक असाधारण ग्रंथ है। अब समझो इस चीज़ को, देखो 12वीं सदी में एक कल्हण नाम के व्यक्ति हुए, कल्हण नाम के, इन्होंने क्या किया, कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज किया था। इतिहास लिखने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस समय जितने भी शिलालेख इनको प्राप्त हुए, ठीक है, जितने भी दस्तावेज प्राप्त हुए, जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने उन राजाओं का इतिहास देखा, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो भी थे, उन सभी से इस पर चर्चा की, उनसे जानकारियां प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करने के अलावा जो इतिहासकार उस समय पर थे उनसे भी चर्चाएं की, ठीक है। चर्चा करने के बाद में इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था, ठीक है। ये एक बृहद संस्कृत काव्य था और प्रशस्तियों के लेखों से, हाँ, ये लिखा था। इसके अलावा उस समय पर जो भी प्रशस्तियों के लेखक हुआ करते थे उनसे ये जो कल्हण थे काफ़ी भिन्न थे। अक्सर कल्हण की जो रचनाएं अगर उसमें आप देखोगे तो उनकी नीतियों में आलोचनात्मक रूप ज़्यादा देखने को मिलता है। राजाओं के बारे में आलोचनात्मक बातें ज़्यादा इसमें दी गई हैं और ये 12वीं सदी का एक असाधारण ग्रंथ देखने को मिलता है, ठीक है। धन के लिए युद्ध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको थोड़ा आराम से समझो। प्रत्येक शासक, एक मिनट,
हाँ, प्रत्येक शासक राजवंश का आधार अपने कोई क्षेत्र विशेष था, अपना कोई क्षेत्र विशेष था। समझो भाई, चाहे जिस आप शासक को देख लो, हर शासक अपने क्षेत्र विशेष में राज्य करता है। जैसे कि मोदी जी हैं आज के टाइम पर, तो क्या करते हैं, भारत में राज करते हैं, पाकिस्तान में नहीं कर सकते। इसी तरह से उस टाइम पर जितने भी शासक राजवंश थे, उन सभी का अपना अपना विशेष क्षेत्र हुआ करता था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। जैसे कि भाई चाइना है आज के टाइम पर, ठीक है, तो चाइना के पास में अपना देश है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, गलवान घाटी में घुसने का प्रयास करता है, ठीक है, हमारे देश की ओर कब्जा करने का प्रयास करता है। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जहां पर अपनी सीमा बढ़ाने का प्रयास करता है, ठीक है। ऐसे कृत्य हमको देखने को मिलते रहते हैं। इसी तरह से मध्यकाल में भी कई सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सीमा को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी का कन्नौज, जहां से मैं आता हूं, मैं कन्नौज का ही निवासी हूं, ठीक है। तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहे। कौन कौन? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक। ये सदियों तक, कोई 1-2 दिन तक नहीं, या फिर 1-2 साल तक नहीं, कई सालों तक कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, ठीक है, ये 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है, ठीक है। अच्छा, जो कन्नौज था ये एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गंगा यहाँ से निकलती है, इसलिए यहाँ पर उपजाऊ जमीन प्राप्त होती है, उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है। यहाँ पर खेती वगैरह बहुत अच्छे ढंग से मतलब की जा सकती थी। इसके अलावा यहाँ से मार्ग भी निकलते थे जहाँ से व्यापार होता था, और कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जानी जाती है आज भी, और पहले के टाइम से इत्र का काफ़ी बड़ा व्यापार होता आया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कई सारे राजाओं ने जमीन पर कब्जा करने के, फिर पूरे के पूरे कन्नौज पर कब्जा करने का काफ़ी प्रयास किया, ठीक है। इन 3 राजाओं ने तो विशेष रूप से बहुत अधिक प्रयास किया, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में इसे जाना जाता है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। देखो उस टाइम पर समझो क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है, शासक जो थे उस टाइम पे, उन्होंने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। आज के टाइम पर सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने के लिए राजा क्या करते हैं, शोबाजी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे 26 जनवरी या 15 अगस्त को क्या होती है, परेड निकाली जाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मूवीज़ बनाई जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी। इसके अलावा राजा महाराजा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना करके, बड़े बड़े स्टैचू बना करके अपने देश में डेवलपमेंट करके अपना प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े प्लेन, फाइटर प्लेन इनको खरीद करके, चंद्रयान वगैरह करके, ऐसे कार्य करके अपनी सत्ता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले के जो राजा थे वो बड़े बड़े मंदिर बनवा करके अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास करते थे। इसलिए जब भी कोई राजा किसी राजा के राज्य पर अटैक करता था तो उसके मंदिर को टारगेट करता था, क्योंकि वही उसके सत्ता और संसाधन को का प्रदर्शन करने का प्रतीक था, ठीक है। अफगानिस्तान के गजनी का एक महमूद ऐसा ही शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के उपमहाद्वीप में 17 बार, ठीक है, मतलब धार्मिकता को लेकर के, भाई इस्लामिक था, ठीक है, इस्लाम को मानने वाला था, और हिंदुस्तान में अगर आप देखो तो इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं थे। एनसीईआरटी का कहना यह है कि जो महमूद था इसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के, मतलब हिंदू और मुस्लिम की वजह से, ठीक है, सनातन और मुस्लिम की वजह से धार्मिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर के 17 बार भारत के ऊपर अटैक किया, सन 1000 से लेकर के 1025 तक, ठीक है, हमला किया। उसका निशाना संपन्न मंदिर थे, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है, ठीक है। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उसने खर्च किया। देखो महमूद जो भी यहाँ से जब भी यहाँ पर अटैक करता था तो लगभग उसने 17 बार अटैक किया था, ठीक है, जिसमें वो जीता नहीं था, 18वीं बार में वो जीता था। तो इसने जो अटैक किए उसमें इसने मंदिरों को निशाना बनाया, जिसमें विशेष रूप से गुजरात का सोमनाथ था। यहाँ से जो भी ये धन लेकर के गया, इसने उस धन का इस्तेमाल अपनी राजधानी को गौरवशाली बनाने के लिए, ठीक है, किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों व प्रांतों के बारे में कई बातें जानना चाहता था, इसलिए उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप पर लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। उसने अरबी भाषा में एक संस्कृत कृति जिसका नाम है किताब अल हिंद लिखी। किसने लिखी? इस अल बरूनी ने किताब उल हिंद नाम से एक किताब लिखी, एक कृति लिखी थी, जिसके माध्यम से उसने बताया था
कि भाई भारत में सुल्तान महमूद के द्वारा किन किन राज्यों को विजित किया गया, किस प्रकार से उसने भारत में आकर अटैक किया, पूरा का पूरा जानकारी यहाँ पर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली पर अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर वो शासन किया करते थे। ठीक है, चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी के साथ में युद्ध किया था, जो कि अफगान शासक था। ये भी अफगान शासक था, अफगान से यहाँ पर आया था। इसने 1191 में, ठीक है, जब लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान की और सुल्तान मोहम्मद गौरी की, तो उसमें सुल्तान मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन फिर एक साल बाद वो दोबारा तैयारी करके आया 1192 में, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया सुल्तान मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई सारे युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। अब जब हम चोल वंश को समझने जा रहे हैं, चोल राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उरैयूर से तंजावुर तक। इसमें हम डिस्कस करेंगे चोल वंश आखिरकार सत्ता में आया कैसे। चोल जो थे ये मतलब हमेशा से राजा नहीं थे, ये इनको भी सत्ता प्राप्त हुई थी बगावत करके। ठीक है, ये सत्ता में कैसे आया इसको समझो। कावेरी डेल्टा, ठीक है, कावेरी नदी का जो डेल्टा वाला इलाका है, अगर हम भारत के इधर तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें डेल्टा वाला इलाका मिलता है पूरे क्षेत्र में। जो कावेरी नदी का डेल्टा वाला इलाका था, यहाँ पर मुट्टरियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। किनके? मुट्टरियार नाम के प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे ये कहाँ के? कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे ये। ठीक है, उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के बिजाले एक व्यक्ति थे। इन्होंने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हरा दिया। ठीक है, हराने के बाद में डेल्टा पर कब्जा कर लिया। हुआ क्या समझो, जो मुट्टरियार थे ये कौन थे? ये कांचीपुरम के प्रसिद्ध राजा पल्लव राजाओं के मातहत थे। ठीक है, और इनका राज कहाँ पर चलता था? ये कावेरी डेल्टा, ठीक है, जो कावेरी डेल्टा का इलाका था वहाँ के मुखिया थे। ठीक है, इसके बाद में उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया उरैयार में क्या है कि एक उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के बिजयाले एक व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया? 9वीं सदी में मुट्टरियारों को हरा दिया। हराने के बाद में डेल्टा पर, कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। यहाँ पर इन्होंने जब कब्जा जमा लिया तो उसने वहाँ तंजावुर शहर और निसम्बुसूदनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर तंजावुर शहर और निसम्बुसूदनी का मंदिर बनवाया। तो इस तरह से यहाँ पर तंजावुर का निर्माण हुआ। बिजयाले के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीतकर, जो बिजयाले हैं थे, ठीक है, इनके जो उत्तराधिकारी आए आगे चल करके, उन्होंने अपने आसपास के पड़ोसियों को, पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी मुखियाओं को जीता। और जीतने के बाद में उसने राज्य जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों ही रूपों में बढ़ता गया। और दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। हाँ समझो, देखो कहा ही जा रहा है चोल वंश सत्ता में कैसे आए। तो सबसे पहले मुट्टरियार थे, जो कावेरी डेल्टा पर यहाँ पर मुखिया परिवार था। ठीक है, यहाँ पर राज करते थे, जो कि कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके मातहत हुआ करते थे। फिर आते हैं बिजयाले, जो कौन थे? जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार था। ठीक है, तो बिजयाले ने 9वीं सदी में आकर के मुट्टरियारों को हरा दिया और इनके इलाके पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा करने के बाद में तंजावुर शहर का निर्माण किया और वहीं पर निसम्बुसूदनी देवी का मंदिर बनवाया। इसके बाद में बिजयाले के जो उत्तराधिकारी आए उन्होंने आसपास पड़ोसी इलाकों को जीता और जीतने के बाद में उन सभी इलाकों को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह से उनके राज्य का क्षेत्रफल और शक्ति दोनों ही रूपों में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हुई। ठीक है, दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए धीरे धीरे। ठीक है, इस राज्य का पल्लव और जो पांड्यन थे इनके जो इलाके थे इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो शक्तिशाली चोल राजा माना जाता है 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। ठीक है, जो भी यहाँ पर क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं पल्लव और पांड्यन राजाओं का जो इलाका था, इन क्षेत्रों पर भी, ठीक है, जो यहाँ पर राज प्रथम देखने को मिलते हैं, काफ़ी शक्तिशाली चोल शासक थे, इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम,
ठीक है, इन्होंने पुनर्गठन कर दिया था राजराज प्रथम ने। ठीक है, इसके बाद में इनका पुत्र आता है जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। इसने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। यानी कि इन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद में या फिर इन्होंने मुटरियानों को हराने के बाद में ये रुके नहीं, ये लगातार इन्होंने अपने आसपास के इलाकों पर अटैक करते गए। ठीक है, अटैक करने के साथ साथ उसे जीतते गए और अपने राज्य का विस्तार करते गए। सबसे पहले इन्होंने अपने आसपास के इलाकों को जीता, फिर पल्लव और पांड्यन राजाओं के जो इलाके थे उनको अपने इलाकों में मिला लिया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, राजराज प्रथम आए। राजराज प्रथम ने क्या किया, इन्होंने अपने क्षेत्रफल का बड़े तौर पर विस्तार किया। ठीक है, फिर इनका पुत्र आता है राजेंद्र प्रथम। इसने क्या किया, इसने अपनी नीतियां बदली और नीतियों को बदला मतलब और अधिक गहरा कर दिया। इसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया इन हर इलाकों में देश का दक्षिण एशिया के देशों पर हमला किया। इस अभियान के लिए इसने एक जल सेना का भी निर्माण किया। जल सेना का निर्माण करके कई सारे अभियान चलाए। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला, इसको भी देखते हैं। इन्होंने भव्य मंदिरों का और मूर्तिकलाओं का भी निर्माण करवाया। चोल शासक राजराज ने तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। देखो यहाँ पर हुआ क्या, जो चोल राजा राजराज थे इन्होंने तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, ठीक है, जो तमिलनाडु वाला इलाका मिलता है, ठीक है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर यानी कि इधर तरफ, ठीक है, इधर तरफ, ठीक है, पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में तंजौर नामक शहर का निर्माण करवाया और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये मंदिर भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसमें जो वास्तुकला का उपयोग किया गया वो बहुत ही अद्भुत था। अगर आप इस मंदिर को देखोगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बाद में समझेंगे। अब हम गंगईकोंड चोलपुरम की तरफ आते हैं। गंगईकोंड चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। ठीक है, जो राजेंद्र प्रथम आए, राजराज ने तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवा दिया, लेकिन इसके बाद में आते राजेंद्र प्रथम जो कि राजराज का पुत्र था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, इसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक अपनी राजधानी बनवाई। ठीक है, इस राजधानी का नाम रखा है, फिर राजधानी का निर्माण करवाया। जब उसकी सेना ने कलिंग पार करते हुए, कलिंग अर्थात उड़ीसा को पार करते हुए दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्रों को जीत लिया, तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की कि भाई गंगईकोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, गंगा के क्षेत्र को विजित करने वाला, ठीक है, उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम, गंगा विजय चोल नगर की स्थापना की। ठीक है, इसकी स्थापना की और ये मंदिर बनवाया। ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है ये। इस मंदिर को अगर आप देखोगे तो इसकी वास्तुकला और शिल्पकला दोनों ही बहुत अद्भुत है, क्योंकि इसके ऊपर जो आपको ये गोल गोल देखने को मिला ये कई टन का है। उस समय पर जेसीबी वगैरह तो थी नहीं, इसके बाद भी इसे यहाँ तक कैसे ले जाया गया ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ठीक है, और इसकी अगर आप पूरी की पूरी संरचना देखोगे, इस मंदिर को आप गूगल पर सर्च करना, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, ठीक है, आपको इसके बारे में डिटेल में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ठीक है, जो चोल मंदिर थे ये ऐसी जगह पर बसे थे जिसके आसपास कई सारी बस्तियां होती थी और नई बस्तियां थी तो अक्सर बस्तियां बसने लगीं। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासक और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। ठीक है, एक तो देखो ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ठीक है, ये जो बस्तियाँ आसपास के इलाकों में बसाई गई ये सारी की सारी शिल्प उत्पादन के केंद्र थीं। इसके अलावा, ठीक है, इन मंदिरों को राजाओं के द्वारा धन दिया गया। राजाओं के अलावा जो सामान्य वर्ग था, आम लोग थे, वो भी इन राजा को, इन मंदिर को भूमि मतलब इनको दान दिया करते थे। ठीक है, द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। एक मिनट, मंदिर शासक और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से, हाँ, इनको दान में भूमि दिया करते थे, तो इससे मंदिर काफ़ी संपन्न हो गया था। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने के लिए खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। जितनी भी भूमि मंदिर को दान में दी गई थी उससे जो भी उपज होती थी उस उपज का प्रयोग
ठीक है, जो मंदिर के कार्य में लगे रहने वाले लोग थे उनके लिए किया जाता था। ठीक है, जिसमें पुरोहित आते हैं, मालाकार आते हैं, बावर्ची आते हैं जो वहाँ पर प्रसाद वगैरह बनाया करते थे, मेहतर हैं जो साफ़ सफाई करते थे, संगीतकार हैं जो वहाँ पर गाना बजाना किया करते थे, नर्तक हैं जो वहाँ पर नृत्य वगैरह किया करते थे। ठीक है, इन सभी का खर्चा इसी से चलता था। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशिष्टता ये थी कि कांस्य प्रतिमाएं, ठीक है, जो मंदिर में शिल्प का लगाया गया था वहाँ पर कांस्य प्रतिमाओं को जोड़ा गया था, कांस्य की बनी हुई प्रतिमाएं। चोल काल प्रतिमा चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में से गिनी जाती थी। अगर आप चोल काल की प्रतिमाओं को देखोगे, ठीक है, तो संसार में जो सबसे अच्छी प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो उस टाइम पर यहीं पर बनाई जाती थी, कांस्य की। ठीक है, कांस्य की प्रतिमाएं यहीं पर बनाई जाती। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी और देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महान नटराज की मूर्ति चोल काल के कांस्य प्रतिमा को उत्कृष्टता से प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंचाई और कृषि। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। देखो, चोलों ने जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं उन सभी में कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, कृषि से जो भी उपज होती थी उससे इनकी ताकत काफ़ी बढ़ती थी। तो चोलों की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई हैं। कावेरी नदी पर पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आर्द्रता भी मुहैया करा। देखो, कावेरी नदी वाला इलाका अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी क्योंकि यहाँ पर पानी था, और पानी चावल वगैरह की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता था, यानी प्रदान करता था। उससे ये सारी चीज़ें प्राप्त होती थी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर के इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। जब यहाँ पर चोलों ने जब यहाँ पर चोल लोग आ गए तो उन्होंने यहाँ पर सिंचाई के लिए कई कार्य किए और भी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कई सारे कार्य किए, जिससे यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ की जो कृषि उत्पादन थी वो बढ़ गई। ठीक है, कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई जब चोल राजा आए तो उन्होंने जंगलों को साफ करवाया। ठीक है, देखो, पैसे तो सिंचाई हो रही थी, मतलब खेती वगैरह अच्छे ढंग से चोल राज में चल रही थी, लेकिन जब चोल लोग आए तो इन्होंने क्या किया, जंगलों को साफ करवा करके खेती का इलाका बढ़वाया। ठीक है, इसके अलावा ज़मीन को समतल किया गया, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी। डेल्टा को रोकने के बाद तटबंध बनाए गए। ठीक है, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए कि भाई डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ ना आ जाए, इसके लिए तटबंध बनाए गए। ठीक है, हम कह सकते हैं डैम वगैरह बनाए गए। इसके अलावा नहरों का निर्माण भी किया गया। कई क्षेत्रों में मतलब ऐसे भी इलाके थे जहाँ पर एक साल में 2-2 फसलें होती थीं। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नदी वगैरह मतलब बरसात वगैरह नहीं होती थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई। कुछ इलाकों में कुएँ खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जो चोल काल में विकास किए गए वो विकास यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट मिलता है साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। तो चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। क्या कहते थे? उर कहते थे, जो सिंचित खेती के माध्यम से के कारण बहुत समृद्ध हो गए थे। किसके माध्यम से? सिंचित खेती करते थे। ठीक है, ये पानी लगाकर खेती करते थे, इसके माध्यम से काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। तथा इस काल में गाँव के समूहों को नाड़ू कहा जाता था तथा नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य किया करते थे। तो यहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियों की अगर बात की जाए, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, तो यहाँ पर चोल काल में जो किसानों की बस्तियाँ थी उनको उर कहा जाता था। इसके अलावा जो किसान खेती करके काफ़ी समृद्धशाली हो गए थे, काफ़ी ऐसे भी देखने को मिलते हैं। इस इलाके में गांव के समूह जो थे उनको नाड़ू कहा जाता था। ठीक है, और नाड़ू जो थे वो न्याय भी करते थे, कर वसूलने का भी काम करते थे। बेलाल जाति के धनी किसानों को कृषि चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। कहने का अर्थ है बेलाल जाति के किसान जो थे, इनके बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में
नाड़ू के कामकाज की में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। हाँ, तो इन्होंने केंद्र सरकार ने इनको मतलब जो भी राजा थे, चोल राजा, इन्होंने नाड़ू के कामकाज का अच्छा खासा नियंत्रण इनको सौंप कर रखा था। किनको? बेल्लाल जाति के धनी किसानों को। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद्र वेलन और अरैयार यानी कि प्रधान जैसी उपलब्धियां भी दी थी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी सौंपे थे। तो ये चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं कि राजा लोग इनको प्रोत्साहन भी दिया करते थे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो तो मुवेंद्र वेलन और अरैयार जैसी उपलब्धियां यहाँ पर दी गई, केंद्र में महत्वपूर्ण पद भी दिए गए। तो ये भूस्वामियों को मिलता रहता था, जो धनी भूस्वामी होते थे। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ था। प्रमाणिक परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे क्षेत्रों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ चुकी थी। जो ब्राह्मण लोग थे उनको समय समय पर भूमि अनुदान मिलता रहता था, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, जिसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो इसके माध्यम से जो कावेरी इलाके में, कावेरी घाटी में या दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से थे, वहाँ पर ब्राह्मण बस्तियाँ अस्तित्व में आ चुकी थी। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा द्वारा किया जाता था। जो ब्राह्मणों की जमीन थी, ठीक है, जो ब्रह्मदेव था उसकी देखरेख ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा करती थी। ठीक है, ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर एवं दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के समूह भी, व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि भाई जो व्यापारियों के संघ थे, इनको नगरम नाम से जाना जाता था। प्रश्न बन सकता है नगरम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखना ज्ञात व्यापारियों के संघ को नगरम कहते हैं। तो नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर प्रशासनिक कार्य में अपने कार्य को संपादित किया करते थे। चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी में परांतक वन के उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है, जो तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, आप भूमि के प्रकार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी वाली भूमि, देखो हर भूमि को अलग अलग नाम दिया जाता था और हर भूमि से अलग अलग तरीके से टैक्स भी वसूला जाता था। तो जो बेलन बगाई भूमि थी, ये गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामी की जमीन थी, अर्थात ऐसे व्यक्ति की जमीन जिसका मालिक ब्राह्मण ना हो। ब्रह्मदेव, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। सालाभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको सालाभोग कहते थे। देवदान, तिरुनम टुक्कनी, ठीक है, देवदान तिरुनम टुक्कनी, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। इसे देवदान को या फिर तिरुनम टुक्कनी को, दोनों में से कोई एक आप कह सकते हो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा पल्ली चंदम, ये जैन मंदिरों को दान में दी गई भूमि, इसे कहा जाता था पल्ली चंदम। तो ये आपको यहाँ पर 5 शब्द देखने को मिले जो अलग अलग प्रकार की भूमि के लिए उस टाइम पर प्रयोग किया जाता है। ऐसी भूमि जो जैन संसाधनों को दान में दे दी, नाम दे दिया गया उसका कि ये पल्ली चंदम है। जो ब्राह्मणों को दान में दे दी गई भूमि, उसको नाम दे दिया गया कि भाई ये जो है देवदान है या नहीं ब्रह्मदान है। ठीक है, और जो मंदिर को उपहार स्वरूप भूमि दे दी गई उसको नाम दिया गया देवदान, के भाई देवताओं को दान किया गया। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। हमारे दृढ़ संकल्प पर ज्योग्राफी की क्लासेस एंड एनसीईआरटी का लाइव टेस्ट चल रहा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने चैनल की लिंक दे दी। इसी के साथ में टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज आप एक काम करना, टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च करना DRIDSANKLP, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर हम कई सारे PDF और इंपॉर्टेंट सूचना वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और हाँ, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना और फेसबुक पर भी। इंस्टाग्राम फेसबुक ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो यहाँ पर मैसेज करके आप हमसे उस सवाल का उत्तर जवाब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री में लाई जा रही हैं। इनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, नोट्स फ्री में नहीं प्रोवाइड किए जाते। क्लासेस हमारी सारी फ्री में आती हैं और सारी क्लासेस हम क्लास 6 से लेकर 12 तक फ्री में प्रोवाइड करेंगे, बट नोट्स नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।